Hello everyone, this is Pragya Pandey from Ross Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, National Farmers Day 2022 is observed on which date? And correct answer for this question is 23rd December. Next question was, in which year Fukushima nuclear disaster occurred? And correct answer for this question is 2011. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news is talking about जहाँ पर 81 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन मिलेंगे फ्रॉम द अपकमिंग ईयर। देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशियरी हैं, सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो लगभग एक 2 लाख करोड़ रुपए का एक एक्सपेंस यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, लेकिन उसको बेयर करके एक पूरे साल लाइक दिसंबर 2023 तक जो पूरा फूड है यहाँ पर वो क्या होगा, फूड ग्रेन्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो अब आप बोल रहे होंगे फ्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देखिए जो बेनिफिशियरी फैमिलीज़ हैं अभी तक उन्हें लगभग 1 रुपये कोर्स सेरेल्स के लिए देने पड़ते थे, 2 रुपये वीट के लिए और 3 रुपये राइस के लिए देने पड़ते थे फॉर पर किलोग्राम। अब क्या होगा, दे विल नाउ गेट 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे 35 किलो फूड ग्रेन यहाँ पे इनको हर महीने मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर एंड दैट टू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, तो साथ में यहाँ पर ये आर्टिकल भी बात कर रहा है कि ये जो मूव है गवर्नमेंट का, जो यूनियन गवर्नमेंट ये मूव ले रही है, ये एक तरीके से प्रो पुअर स्टैंड है इनका। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ड्यूरिंग कोविड-19 भी प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बहुत सारा फूड ग्रेन जो कि लगभग 5 किलो ऑफ फूड ग्रेन था वो गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये तो रही इस आर्टिकल की बात। अब पॉइंट क्या है, आपको क्या याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। चलिए, तो जब हम NFSA 2013 की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि 10 सितंबर 2013 को हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे पास आया था विद द ऑब्जेक्टिव कि जो भी फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है जो कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक हेल्दी ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक एडिक्वेट क्वांटिटी में और गुड क्वालिटी का फूड अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं डील करता है पीपल टू लिव a life with dignity। तो यहीं पर डिसाइड हुआ कि 75% रूरल पॉपुलेशन और लगभग 50% अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पर क्या करेगी, हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत यहाँ पर फूड ग्रेन्स रिसीव करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन की इंडिया की तो लगभग NFSA 67% पॉपुलेशन को यहाँ पर कवर करता है। चलिए, सो नाउ पॉइंट कम्स कि भाई एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या होना चाहिए। प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो भी है अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी स्टेट की गाइडलाइंस के तहत या स्टेट गवर्नमेंट ने जिन्हें ऐसा प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत लिस्ट किया हुआ है वो सभी इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें जो भी अंत्योदय अन्न योजना के अंदर लिस्टेड हाउस होल्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो देखिए 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ। ठीक है, कैसे 3:1 का रेशो यहाँ पर हमें देखने मिलता है, मतलब 3 रुपये पर kg फॉर राइस, 2 रुपीज़ पर kg फॉर वीट एंड कोर्स ग्रेन्स फॉर ₹1 kg पर पर्सन पर मंथ के सिस्टम यहाँ पर है। This also caters the pregnant women or lactating mothers को during pregnancy and 6 months after the child birth। ठीक है, वहाँ पर भी इनको न्यूट्रिशनल फूड यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है।
इसी के साथ आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग कोविड-19, उसके खिलाफ ये बैटल था। क्यों? ताकि जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं हमारे देश के, वो फूड से कहीं से भी यहाँ से दूर नहीं रह जाए। तो इस स्कीम का एम ही था टू प्रोवाइड ईच पर्सन हु इज़ कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो भी व्यक्ति NFSA के तहत रजिस्टर्ड है उनको एडिशनल, तो पहले हमने बात करी, देखिए 5 kg ऑलरेडी दिया जाता था प्लस एडिशनल 5 kg ग्रेन व्हीट या राइस फॉर फ्री, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट एडिशन टू द 5 kg सब्सिडाइज फूड ग्रेन जो कि ऑलरेडी PDS सिस्टम के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा था। ठीक है, जैसे ही हम PMGKAY की यहाँ पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की यहाँ पर बात करते हैं, तो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ये एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। चलिए, तो ये तो रहा इस आर्टिकल का क्रक्स। इसी तरह आपको अंत्योदय अन्न योजना के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, कब इसको शुरू किया गया था। दिसंबर 2000 में इसकी स्टार्ट की गई थी। इसके बेसिक फीचर क्या हैं या कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल होता है, दैट ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। साथ ही अगर आप भी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, सो डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर जोन 2 भोपाल। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर भारत बायोटेक का नज़ल कोविड वैक्सीन को जल्द ही अवेलेबल कर दिया जाएगा एज अ बूस्टर डोज। चलिए, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं आखिर इसका नाम क्या है। तो देखिए, इसका नाम है इनकोवैक, INCOVACC। इसको डिज़ाइन किया है, यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है भारत बायोटेक ने। साथ ही ये दुनिया का पहला इंट्रानज़ल वैक्सीन है जिसे यूज़ करने के लिए अप्रूव कर दिया गया है। ये मैंने इस तरीके से क्यों बोला, इसके पहले कॉन्विडाइसिया, ठीक है, विच इज़ कॉन्विडीसिया एयर, ये चाइना ने भी यहाँ पर इसको लॉन्च किया था, बट इसको पब्लिक यूज़ के लिए चालू नहीं किया गया था। चलिए, सो इनकोवैक की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको एक पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। कुछ प्रीशियस वायरोलॉजिस्ट हैं और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इस पर बहुत सारे एनिमल ट्रायल हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रायल हो चुके हैं और इसके एज सच कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने के लिए नहीं देखने मिले हैं। साथ ही अगर हम इसके क्लिनिकल ट्रायल डेटा के बारे में बात करें तो ये देखा गया है कि हाँ, ये इमरजेंसी यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ किया जा सकता है एज अ बूस्टर डोज। ऑलराइट, साथ ही आप याद रखेंगे इस पे जो ट्रायल्स हैं फेज़ 1, 2 और 3 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं और इसी का रिज़ल्ट है कि इनकोवैक हमें क्या देखने के लिए मिल रही है, एज दी वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानज़ल वैक्सीन दैट इज़ अप्रूव्ड फॉर द यूज़। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्ट्रगल कर रहे हैं एनक्रोचमेंट से। किस जगह पर? देखिए, हर सिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, दोज आर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। लेकिन उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर आसपास लोग आके बस गए हैं। ठीक है, एक तरीके से एनक्रोचमेंट की स्थिति यहाँ पर देखने मिल रही है, जिसकी वजह से यूपी और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो भाई ये कौन से नंबर है? देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश में जो 75 मॉन्यूमेंट्स हैं वो एनक्रोचमेंट से डील कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में 74, सेम गोज़ विद कर्नाटका 48, महाराष्ट्र 46, गुजरात 35 एंड राजस्थान 22।
अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। एएसआई जब किसी भी साइट या किसी भी स्मारक को प्रोटेक्ट करता है तो उसका कारण ही ये होता है कि उसको ह्यूमन एनक्रोचमेंट से बताना। क्यों बचाना? कि देखिए ये जो स्मारक होते हैं, ये जो धरोहर होते हैं, हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं और इस पर स्टडी करने के लिए एएसआई को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है ताकि ये किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। उसी का रिजल्ट होता है कि एएसआई इनको रेगुलेट करती है, इनको प्रिजर्व करती है, इनको प्रोटेक्शन यहाँ पे देती है। अब देखिए एएसआई के अंदर एक एक्ट हो जाता है विच इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एक्ट, जो कि प्रोहिबिट करता है लोगों को ऐसे मॉन्यूमेंट्स के आसपास रहने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं ये क्या है। देखिए एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जिसे हम AMASR एक्ट के नाम से भी जानते हैं, 1958 में ये यहाँ पर आया था। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ आपके लिए। चलिए 1958 के बाद इसमें हमें दो बार अमेंडमेंट्स देखने को मिल चुके हैं, 2010 और 2017 में। देखिए 2010 का अमेंडमेंट क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के आसपास रहेगा या इसको एनक्रोच करने की कोशिश करेगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा इनके आसपास, उसको पेनाल्टी देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। 2010 का एक्ट क्या बोलता है, अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके 100 मीटर के दायरे में, ठीक है, वो एक नेशनल मॉन्यूमेंट का हिस्सा है। वहीं 200 मीटर के बियॉन्ड जो एरिया है वो रेगुलेटेड एरिया है। तो इतने पूरे एरिया में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, यहाँ पर एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता। अगेन 2017 में इसमें फिर से एक अमेंडमेंट देखने के लिए मिला जिसमें यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो प्रोहिबिटेड एरिया है वो 100 मीटर से भी ज़्यादा इसको एक्सपांड किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है एज नीडफुल। और ये जो पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है ये प्रोहिबिटेड एरिया हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसी जगह में अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या कोई सर्टेन कंडीशंस यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हमें बंद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए, तो ये तो रहा इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में। दूसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, विच इज़ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए लगातार एएसआई न्यूज़ में है, किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में आ ही रहा है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें या एएसआई की बात करें तो ये एक एफिलिएटेड एजेंसी हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च हमारे यहाँ होती हैं, रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। साइट्स को प्रोटेक्ट करना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी जुटाना, ये सब किसका काम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। साथ ही ये डील करता है, जैसा हम देख चुके हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के साथ। अलॉन्ग विद दैट एंटीक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972 भी इसके द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। चलिए अब आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल मैं यहाँ पे करती हूँ, किसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही आप याद रखेंगे कि एएसआई को 1861 में इस्टेब्लिश किया गया था उन व्यक्ति के द्वारा जिनको हम क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट एलिवेटिंग द स्कॉच ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम अपनी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 1.28% ही यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय अवस्था में है। बात यहाँ पे की जा रही है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दो तरीके के सेक्टर हमें देखने मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं प्राइवेट, एक हो जाते हैं गवर्नमेंट। सिंस एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। एज अ रिज़ल्ट ग्रेजुअली हमारे यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो स्पेंडिंग है वो भी लगभग हमें 60% इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी है। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि ऐसा क्यों हो रहा है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए।
देखिए, जब हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हमें देखने के लिए मिलती हैं। सो इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है कि हमें प्राइवेट हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा, उसको अफोर्डेबल बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर अफोर्डेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो सर्विस की क्वालिटी है हम उसको घटा दें या उसको साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। रादर हमें यहाँ पे कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो आम जनता के लिए अफोर्डेबल हो जाए, इतना अफोर्डेबल कि वो इसको आसानी से यूज़ कर सके। इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए कि आर्टिकल बात कर रहा है कि जो ट्रस्टीशिप्स होती हैं, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर गवर्नमेंट एक खुद का नया सेटअप नहीं कर पा रही और कोई ट्रस्ट है जो एक हॉस्पिटल को यहाँ पर रन कर रहा है, तो गवर्नमेंट को इन्हें भी सब्सिडी दे के ऐसे हॉस्पिटल्स को रीचेबल बनाना चाहिए, अफोर्डेबल बनाना चाहिए लोगों के लिए। क्यों? देखिए, एक तरफ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक तरफ एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। होगा क्या, ओपीडी के लिए सपोज ये चार्ज कर रहे हैं 1200 और ये बोल रहे हैं हम सिर्फ 150 रुपये लेंगे। फैसिलिटीज़ दोनों की ही ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं, लगभग बराबर ही फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट को करने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट को ये आवश्यकता है कि वो इनको और सपोर्ट करे और यहाँ पर भी कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है ये अफोर्डेबल हो सके लोगों के लिए। ऑल्सो दिस आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट कि जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मेमोर टास्क है, जिसके बारे में हमें बहुत सीरियसली काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें ऑपोजिशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। हमारे यहाँ बाइफर्केशन इतना ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बीमारियों का रेंज बहुत ज़्यादा है। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की संख्या बहुत ही कम है, तो अपोजिटली प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। रिजल्ट क्या होगा? आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तोड़ नहीं देंगे, या आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे बढ़ जाइए, या आप ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं आप उनको सपोर्ट कर दीजिए, या इस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की कोशिश करिए या पॉलिसी लाने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से जो सिस्टम है, जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए। चलिए, तो ये इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स था। आप इसको अपने साइंस एंड टेक एग्जामिनेशंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर के एसेज में आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत या फिर एक ट्रस्ट के हॉस्पिटल को ले लें, या हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सब्सिडीज़ दे के यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम कर दें, किस तरीके से हम इंडिया का जो हेल्थ केयर है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज़ इज Indian Air Force and Japanese Air Self-Defense Force are set to hold their median bilateral air exercises with Guardian 23. Every year on December 24th, India observes the National Consumer Day or Bharatiya Grahak Divas. This day was made under the Consumer Protection Act, which came to power in 1986 to create awareness and save consumer from market exploitations like defective products or expensive pricing. Next news is India joins other nations in criticizing Taliban's ban on women in university. Next news is the Petroleum and Natural Gas Ministry will organize a one-of-its-kind musical event, Dance to Decarbonize National Stadium in New Delhi. Sam Curran breaks all the records and became the most expensive cricketer ever to be bought by any franchisee of the Indian Premier League. Rabindranath Tagore Literary Prize. Sudeep and Shobhna won Rabindranath Tagore Literary Prize 2021 and 23. Chaliye, so it's a quiz time and first question is, every year India observed which day on December 24? Next question is, which Indian state had maximum number of encroached monuments? आपको पता है, करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.